Hello everyone, welcome to SGI online class 8 हिंदी मीडियम सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज पार्ट 3 शब्द विचार। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने इस पार्ट के अंतर्गत जो आपका रिवीजन चैप्टर चल रहा है यूनिट टेस्ट सेकंड का, तो इसमें आपने पिछली एक्सरसाइज है उनको सॉल्व किया और समझा। आज मैं आपको इस चैप्टर की आगे की एक्सरसाइज को कराने जा रही हूँ, उसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें रा नंबर पे एक्सरसाइज है उचित मिलान कीजिए। क्या है? उचित मिलान कीजिए। तो शब्द है अमरूद। तो अमरूद कौन सा शब्द है? देशज, मिश्रित, यौगिक या विदेशी? तो जो अमरूद शब्द है आपका, ये क्या है? विदेशी शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यालय। विद्यालय शब्द जो है आपका, ये कौन सा है? यौगिक शब्द। ये है यौगिक शब्द। फिर नीलकंठ। नीलकंठ क्या है? योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द। रेलगाड़ी। रेलगाड़ी क्या है? मिश्रित शब्द। दो भाषाओं के योग है, इसे संकर शब्द भी कहते हैं। मिर्च जो है, ये आपका क्या है? देशज। ये कौन सा शब्द है? देशज। इसे पुनः एक बार देखिए बच्चों। उचित मिलान कीजिए, ये एक्सरसाइज है। हालांकि आप पीडीएफ के माध्यम से इसको कर चुके हैं, लेकिन मैं समझा रही हूँ, इसको समझते चलिए आप लोग, जिससे आपका रिवीजन भी होता जाएगा टेस्ट के लिए। अमरूद। अमरूद जो शब्द है किसका है? विदेशी शब्द है। विद्यालय। विद्यालय शब्द जो है आपका, ये कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। नीलकंठ, ये कैसा शब्द है? यौगिक शब्द। रेलगाड़ी, ये देशज शब्द है। रेलगाड़ी आपका मिश्रित शब्द है और मिर्च आपका देशज शब्द है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपकी है उसमें है प्रश्न उत्तर। मैं प्रश्न उत्तर बोर्ड पे नहीं लिखवाऊंगी, मैं आपको बोल करके समझाऊंगी। बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा। तो पहला प्रश्न आपका है, शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण सौदाहरण बताइए, अर्थात उदाहरण देकर के समझाइए। तो इसका आंसर है बच्चों, वर्णों का वह समूह। वर्णों का वह समूह जो निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करता है, उसे शब्द कहते हैं। पुनः इसका आंसर देखिए, शब्द किसे कहते हैं? ये प्रश्न है, सौदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये पूरा प्रश्न हो गया पहला आपका। इसका आंसर क्या होगा कि वर्णों का वह समूह जो निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करता है, जो निश्चित अर्थ को अभिव्यक्त करता है, उसे शब्द कहते हैं। जैसे जगत, जल, नमक, कमल, दिल्ली, पवन आदि। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका शब्द किसे कहते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निरर्थक शब्द किस स्थिति में सावधान हो उठते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। तो जो निरर्थक शब्द होते हैं, निरर्थक का क्या होता है? अगर अर्थ हम समझें कि जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, मैं इसको समझा रही हूँ, लिखा तो आपने पीडीएफ से ही है। ठीक है बच्चों, तो निरर्थक का क्या है? जिसका कोई अर्थ ना हो लेकिन सारवान का हो उठते हैं। जैसे जब हम किसी से कहते हैं कि चलो भैया चाय आए पी जाए। ठीक है, तो चाय तो सार्थक शब्द हो गया, लेकिन आए निरर्थक शब्द हो गया। तो चाय आए, वो आए नहीं, वेतन से मतलब नहीं, चाय के साथ प्रयोग, जैसे रोटी रोटी, है ना। तो ऐसे शब्द सारवान हो उठते हैं जो किसी शब्द विशेष की ओर हमें इंगित करते हो। ऐसे शब्द क्या होते हैं? निरर्थक शब्द ऐसे होते हैं। ऐसे कुछ ऐसे शब्द, निरर्थक सारे नहीं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सारवान हो उठते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कौन कौन से भेद हैं? तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो व्युत्पत्ति, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? रचना। जो व्युत्पत्ति होता है उसका अर्थ क्या होता है? रचना के आधार पर शब्द के भेद, ये पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या लिखेंगे आप कि व्युत्पत्ति के आधार पर
शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहले इसको समझ लीजिए। व्युत्पत्ति से तात्पर्य बनावट अर्थात रचना से है। इस आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से हैं वो भेद? पहला रूढ़ शब्द, इसके बाद यौगिक शब्द, फिर यौगुण शब्द। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर कि व्युत्पत्ति अर्थात रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगुण शब्द। इसके बाद है आपका फोर्थ क्वेश्चन, स्रोत के आधार पर शब्द भेद बताते हुए प्रत्येक भेद के 4 उदाहरण दीजिए। तो स्रोत के आधार पर, तो इसमें क्या होगा? स्रोत के आधार पर अर्थात उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द जो है इसके कितने हैं? इसके 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज मिश्रित। ठीक है, कौन कौन से हो गए बच्चों? उत्पत्ति अथवा स्रोत के आधार पर शब्द के 5 प्रकार या 5 भेद हैं, जिसमें से पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा आपका विदेशज, चौथा विदेशज और 5वां आपका मिश्रित। ठीक है बच्चों, ये आपके इसके भेद हो गए। अब इसमें प्रश्न कह रहा है कि इनके एक एक उदाहरण दीजिए। तो तत्सम शब्द तो आप लोगों को मालूम ही है। तत्सम शब्द की परिभाषा क्या है? तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के मूल रूप में लिखे जाते हैं, जो संस्कृत भाषा में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सेम वही जो शब्द लिखे, जैसे अश्व लिखा है तो वही मूल रूप उनका हिंदी में तत्सम शब्द कहलाता है। तो तत्सम शब्द में उदाहरण उन्होंने कहा है प्रश्न में कि एक उदाहरण दीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे अग्नि, अश्व, ठीक है, आदि। इसके बाद है तद्भव। तद्भव बताया था मैंने आपको। तद्भव क्या है कि संस्कृत भाषा से उत्पन्न शब्द, जैसे परिवर्तित रूप जो है उसका संस्कृत का हिंदी में परिवर्तन होगा। जैसे अश्व का घोड़ा, अग्नि का आग, तो ये क्या है? उसका बदला हुआ रूप है, हिंदी में रूपांतरण है। तो इसका उदाहरण लिखेंगे जैसे दुग्ध का दूध, आम्र का आम, अग्नि का आग। तो इनमें से कोई भी एक उदाहरण आपको लिखना। ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हैं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए क्वेश्चन आंसर रिपीट कर रही हूँ। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है इसी का भेद देशज। देशज क्या है? देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। देशज शब्द का अर्थ क्या होता है? देश में उत्पन्न, जहाँ के हम निवासी हैं, जहाँ हम रहते हैं, वही तो हमारा देश कहलाता है, भारतवर्ष आपका। तो देश में उत्पन्न जो स्थान परिस्थिति के अनुसार देश में ही निर्मित कर लिए जाते हैं, ऐसे सब देशज शब्द कहलाते हैं। इसका उदाहरण आप क्या देंगे? रोटी, कपड़ा, पेड़, मिर्च, घोंसला आदि। तो इसमें से कोई भी एक उदाहरण उठा के लिख देंगे। इसके बाद इसका भेद है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होता है बच्चों? आप पढ़ चुके हैं। विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो विदेश से ही हमारे देश में आए। विदेशी शब्द जो हमारे देश में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। तो ये क्या है? अनेक ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषा से आए, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी से आकर हिंदी में स्थान पा गए हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें से शब्द तो ऐसे हैं जो हिंदी में इतने घुल मिल गए हैं कि इतना कहना कठिन है कि विदेशी हैं। जैसे चाय, ये विदेशी शब्द है और हमारे भारतवर्ष में इसका इतना प्रचलन इतना है कि हर घर में हर जगह चाय ही बोला जाता है ना। तो चाय, लालटेन, कैंची, चाकू, अमरूद, कुर्ता आदि, ये सारी क्या है? ये सारी विदेशी शब्द हैं, लेकिन हमारे देश में प्रयोग किए जाते हैं, है ना। तो इनको पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब इनमें से ये बच्चों ये क्वेश्चन आपका हो गया, इनमें से आपको एक एक उदाहरण उठा के लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋण तथा यौगुण शब्दों के साधारण परिचय दीजिए। तो आप ऋण शब्द और यौगुण शब्द। ऋण शब्द क्या है? ऋण शब्द जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें ऋण कहा जाता है। अर्थात ऐसे शब्द
को हम टुकड़ों में अगर बांटेंगे तो कोई उनका सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे अगर ये कोई चीज़ है उसको हम इस तरह से तोड़ देंगे तो 2 भागों में बढ़ जाएगी, तो उसको अगर वो अलग होने वाली है तो अलग हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे जल, जल है, जा को आपने अलग किया और ला को अलग किया, तो ना ही जा कोई अर्थ दे रहा है और ना ही ला कोई अर्थ दे रहा है। जब उन दोनों को मिलाकर लिखा जाएगा जल, तो ऐसे शब्द क्या होंगे? रूढ़ शब्द, जिनको तोड़ने पर या टुकड़े करने पर कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देश, हाथी, घर, घोड़ा, कुत्ता आदि, ये शब्द विभिन्न ध्वनियों से आदि मिलकर बने हैं, किंतु इनके खंड करने पर इनका कोई अर्थ प्राप्त नहीं होता। तो ये क्या हो गया बच्चों? रूढ़ शब्द हो गया। इसके बाद इसे प्रश्न में पूछा गया है यौगिक शब्द क्या है? तो यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो यौगिक होने के साथ ही किसी विशेष अर्थ के रूप हो गए हों, यौगिक कहलाते हैं। जैसे जलज, जा का अर्थ है उत्पन्न, इस आधार पर जल में उत्पन्न प्रत्येक वस्तु जलज नहीं कहलाती। यह शब्द कमल के लिए रूढ़ बन गया है जलज। चारपाई, दशानन, चतुरानन, नीलकंठ आदि। बच्चों एक सरल तरीके से समझाया, अगर यौगिक शब्द आप बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में समझे, यौगिक वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों के योग से तो बनते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, परंतु दोनों का अर्थ होता है लेकिन प्रधान ना होकर किसी अन्य तीसरे अर्थ की ओर हमें प्रधानता प्राप्त होती है, तो ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। और यही यौगिक शब्द जो है ये बहुब्रीहि समास में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपके क्वेश्चन आंसर हुए, लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद अब इसके बाद बच्चों ये हमारा जो शटर है ये पूरा हुआ। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे कि प्रश्न के जितने भी आपको मैंने एक्सरसाइज प्रश्नोत्तर कराए हैं, जो भी समझाए हैं, इनको आप भली भांति स्मरण करेंगे, क्योंकि आपके टेस्ट में आएंगे चैप्टर्स, तो कोई भी आपको टॉपिक, कोई भी परिभाषा इसमें छोड़नी नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।